नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। खुल जाएंगे जिंदगी के सारे रास्ते, तू थोड़ा लड़ तो सही। तेरे हर सपने साकार होंगे, तू थोड़ा पढ़ तो सही। पढ़ना जरूरी है जिंदगी में सपने साकार करने के लिए। अपना टॉपिक केमिस्ट्री में चल रहा है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप ये पढ़ना है आज। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप दो टाइप के होंगे, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप जो इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय अपरूप। और दूसरा है वो है अक्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा है? अक्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से होते हैं? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप तीन हैं: हीरा, ग्रेफाइट और एक हो गया आपके फुलरीन। क्या है? फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। अक्रिस्टलीय अपरूप कौन से होते हैं? कोक होता है, कॉल होता है जिसको हम कोयला कहते हैं, चारकोल। चारकोल में दो टाइप आएंगे। चारकोल जिसमें जंतु और कास्ट होंगे। क्या होंगे? एक तो जंतु चारकोल होगा और दूसरा होगा कास्ट चारकोल। ठीक है भैया? तो ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय अपरूप रहने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन जहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। अपरूप किसको बोलते हैं? अपरूप क्या है? अपरूप किसको बोलेंगे? अपरूप क्या है? एलोट्रॉप किसको कहते हैं? भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और दूसरा, पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण तो होते हैं भिन्न भिन्न, अलग अलग होते हैं, और रासायनिक गुण होते हैं समान, और इसे बोला जाता है अपरूप। और इस गुण को बोला जाता है अपरूपता। अपरूप किसको बोलेंगे? पदार्थ के ऐसे गुण जो भौतिक गुण हैं वो तो होंगे भिन्न भिन्न, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण होते हैं समान, इसको कहते हैं अपरूप। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। ठीक है? और कार्बन के दो प्रकार के अपरूप है, एक तो क्रिस्टलाइजेशन है और एक ये हो गया अक्रिस्टलीय अपरूप। फिर क्रिस्टलीय अपरूप के तीन टाइप आएंगे: हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। और अक्रिस्टलीय अपरूप ये रहने वाले हैं आपके कोक है, कोयला, चारकोल, जंतु, कास्ट, ये सारे के सारे क्या है? अक्रिस्टलीय अपरूप है। यहां से एग्जाम में सवाल बनता है ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। नोट करें आप। हीरा, डायमंड, ये प्रकृति में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, लेकिन प्रकृति में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ये बात आप नोट कर सकते हैं। प्रकृति में अब तक का ज्ञात, अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है।
क्या है? हीरा। प्रकृति में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक कठोर, प्रकृति में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा रहेगा? तो ये डायमंड रहेगा, हीरा। और क्या विशेषता है हीरे की? हीरे की क्या विशेषता है? यस, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का क्या है ये? कुचालक। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। सुचालक मत करना भाई। और ये कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत का ये कुचालक है, कारण इसका होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। ये लो, हीरा विद्युत का कुचालक है, कारण है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। प्रकृति में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हीरे की संरचना कैसी होती है? बताओ, हीरे की संरचना कैसी होती है? हीरा किस प्रकार का दिखाई देता है, इसकी संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है, ये हीरे की संरचना होती है। दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय, ये हीरे की संरचना हो। कार्बन और कार्बन के बीच में यदि पूछा जाए कि इसमें बंध कोण का मान कितना होता है, तो क्या करोगे? हीरे में कार्बन और कार्बन के बीच में बंध कोण का मान होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और कार्बन के बीच में, हीरे में कार्बन और कार्बन के बीच में बंध कोण का जो मान होगा वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 1 ये डिस्टेंस है, इसकी दूरी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, संरचना ये पूछी जाती है एग्जाम में। हीरे की संरचना आपको कैसी दिखाई देगी? तो हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय दिखाई देती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ये विद्युत का कुचालक होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? दृढ़ त्रिआयामी। और कार्बन के बीच में यदि पूछे कोण का मान तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग कहां किया जाता है? हीरे का उपयोग कहां होता है? हीरे का उपयोग कहां होता है? यस, पत्थर व कांच की कटाई में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आभूषण बनाने में इसका प्रयोग होता है, ये तो आपको सबको पता है। 54 गहने या आभूषण बनाने में, ये तो आपको पता ही है। अरे हीरे में डायमंड जो होता है, इसमें जो बंध कोण होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, ये वाले, ठीक है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसकी संरचना आपको जब आप देखोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये बंध कोण का मान 1.54 एंगस्ट्रॉम आता है। ठीक है। गहने या आभूषण बनाने में ये सहायक है। इसके अलावा इसका उपयोग फोनोग्राम की सुई बनाने में किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। संरचना है इसकी दृढ़ त्रिआयामी, थ्री डायमेंशियल चतुष्फलकीय, त्रिआयामी चतुष्फलकीय, ये हीरे की संरचना है। हीरे की संरचना आपको दिखाई देती है दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। हीरे की संरचना आपसे पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आता है ये सवाल। ठीक है। उपयोग पूछा जाए पत्थर और कांच की कटाई में, आभूषण बनाने में,
फोनोग्राम जैसी सुई बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी क्लास समाप्त हो आप पूछ लेना ना। दूसरा है आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बनता है, जिसका आप शाब्दिक अर्थ कहते हैं लिखना। इसका अर्थ क्या होता है? लिखना। और ये कहां पाया जाता है? पेंसिल की आर्क में पाया जाता है। पेंसिल का, हाँ, जब भी आप पेंसिल को छिलते हैं ऐसे चेक करना, ये फिसलन होता है, चिकना होता है, चेक कर लेना आप। ग्रेफाइट ग्रेफाइट ये ग्रेफो शब्द से बना है, ये ग्रेफो शब्द से, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। क्लियर है बातें? ग्रेफाइट। बताओ इसका यूज कहां करते हैं? इसकी संरचना कैसी होती है ग्रेफाइट की? ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ये कैसे दिखता है? कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है। ये कार्बन है और कार्बन है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है? ये ग्रेफाइट है। एक और ग्रेफाइट बना दें तो ये इसके ऊपर रखेंगे तो ये फिसलनशील होता है। इसकी संरचना होती है परतीय। कैसी होती है? परतीय और फिसलनशील। लेकिन हम कह सकते हैं वो चतुष्फलकीय है, तो ये क्या है? षष्ठफलकीय। कैसी है? क्या हुआ? हाँ, ये लो, इसकी संरचना आपको कैसी दिख रही है? षष्ठफलकीय, 6 फलक वाली। दिख रहा है क्या? ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षष्ठफलकीय होती है। हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिआयामी होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षष्ठफलकीय होती है। ये लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसकी संरचना में और क्या होता है, तो इसकी संरचना परतीय नजर आती है। परतीय फिसलनशील, परतीय फिसलनशील। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा है? वो परतीय संरचना का होता है। तो ये परतीय संरचना का है। एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये फिसलने लगता है। परतीय संरचना इसकी, परतीय फिसलनशील है ना। षष्ठफलकीय 6 फलक इसमें पाए जाते हैं ग्रेफाइट में। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। कारण क्या है जी इसका? अब वहां लिखा था हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इस कारण ये ऐसा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। जबकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए वो विद्युत का कुचालक होता है। संरचना आप जरूर ध्यान में रख लेना। ग्रेफाइट की षष्ठफलकीय है और हीरे की त्रिआयामी संरचना होती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका उपयोग कहां होता है? और ये है क्या? ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है? अधातु। अधात्विक पदार्थ है, ये अधातु पदार्थ है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। उपयोग की बात करें तो उपयोग कहां होता है? पेंसिल बनाने में। पेंसिल, पेंसिल के आर्क में होता है। आर्क है आगे वाला, हाँ, जिससे आप लिखते हैं। होता है कि नहीं होता? तो पेंसिल के आर्क में इसका यूज होता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक में, शुष्क स्नेहक में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है पेंसिल में। और वो और भी होता है कि इसका प्रयोग
शुष्क स्नेक में होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट का उपयोग कहां होता है? इलेक्ट्रोड बनाने में, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रेफाइट का उपयोग कहां होता है, ग्रेफाइट क्या है, हीरा क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये जरूर ध्यान में रखना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफल की है, हीरे की संरचना त्रिआयामी है। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में होता है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, शुष्क स्नेक इनमें होता है। हीरे का उपयोग फोनोग्राम की सुई बनाने में होता है, पत्थर की कटाई में किया जाता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। और अंतिम बच रहा है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, वो है आपके फुलरीन। ध्यान रखना, हीरा एक शुद्ध पदार्थ भी होता है। हीरा क्या है? शुद्ध पदार्थ है, जिसको उच्च ताप और दाब पर वायु की उपस्थिति में इसको बनाया जाता है। हीरा ध्यान में रखना शुद्ध पदार्थ है, नोट कर लेना आप। फुलरीन ये भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। अच्छा, आपको पता है कि इसकी खोज किसने की? ये अमेरिका का वैज्ञानिक था, अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। पता है नाम क्या था? आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर। बंकमिस्टर है फुलर, और इसी के नाम के आधार पर, फुलर के नाम के आधार पर इसका नाम फुलरीन पड़ा है। आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर ने फुलरीन की खोज की है, जो अमेरिकी वैज्ञानिक था। अब फुलरीन की संरचना कैसी होती है? सबकी संरचना याद करनी है आपको। फुलरीन की संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना होती है त्रिआयामी, ग्रेफाइट की होती है षष्ठफल की है, और फुलरीन की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना देखने में फुटबॉल के समान आपको नजर आएगी। कैसी? फुटबॉल जैसी। या ये गोल गुंबद के समान दिखाई देता है। किस प्रकार का? गोल गुंबद के समान, गोल गुंबद के समान ये दिखाई देता है। इसलिए हम इसको बक्की बोल के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? बक्की बोल भी कहते हैं इसको, बक्की बोल। ये इसकी संरचना है। ये फुटबॉल के समान दिखाई देगा देखने में। फुलरीन कैसा दिखाई देता है? फुटबॉल जैसा। फुटबॉल तो देखा है ना आपने, फुटबॉल के समान ऐसे कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। फुटबॉल के समान ये दिखाई देता है, कुछ इस तरह से ये आपको नजर आता है। फुटबॉल के समान ये नजर आता है। फुटबॉल आपने देखा होगा, फुटबॉल अवश्य देखा है, तो ये फुटबॉल के समान आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आपको नजर आता है, फुटबॉल जैसी संरचना। ठीक है भाई, क्लियर? सर्वाधिक स्थायी फुलरीन यदि आपसे पूछा जाए कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी, बताओ सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा होता है? यह भी ध्यान में रखना है, आपसे सवाल किया जा सकता है। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है? प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक स्थायी फुलरीन, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन 60। क्या होगा? कार्बन 60। कार्बन 60 सबसे ज्यादा स्थायी फुलरीन है। ठीक है जी, कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। और फुलरीन की संरचना में 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? फलक की संख्या पूछी जाए, यदि आपसे पूछा जाए फुलरीन में फलक की संख्या कितनी है, फलक सर्वाधिक स्थायी 60 है, इसमें फलक कितने होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा फुलरीन की स्ट्रक्चर में 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 32। अब इसमें भी दो प्रकार के कोणीय, ये दो प्रकार के कोणों से मिलकर बनता है।
हाँ, 32 फलक में एक तो होता है 20, 20 अलग होते हैं, और एक होता है आपके 20, इसके अलावा बच रहे हैं आपके 12, 12 अलग है। ये बताओ ये कौन से हैं? ये षटकोणीय है। इसमें 6 फलक होते हैं, ये ध्यान में रखना, ये षटकोणीय है। 12 कौन से हैं? 12 वाला ये पंचकोणीय है, ये पंचकोणीय है। इसमें 5 कोण होते हैं, इसमें 6 कोण होते हैं। 20 फलक और 12 फलक से मिलकर कौन सा बनता है? ये 32 फलक वाला बनता है। फुलरीन की संरचना में कुल कितने फलक पाए जाते हैं? 32 फलक होते हैं। अब इस 32 में से 20 फलक तो होते हैं 6 फलक वाले षटकोणीय, और इसमें से 12 फलक जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। ध्यान रखना आप। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन पूछा जाए, कार्बन 60। कौन सा है? कार्बन है 60। तो ये सारे के सारे कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। या तो सीधा ही सवाल पूछ लेते हैं कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है या नहीं है। तो पूछा जाए क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, और इसके अलावा जो बचते हैं वो सारे अक्रिस्टलीय अपरूप है। इसका उपयोग कहां करते हैं बताओ? फुलरीन का उपयोग कहां किया जाता है? प्राकृतिक गैस को शुद्ध करने में इसका यूज करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। जी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आणविक बेयरिंग में किया जाता है। कहां किया जाता है? आणविक बेयरिंग में। और भी होता है क्या? प्राकृतिक गैस कौन सी है? सीएनजी का प्रमुख घटक कौन है? सीएनजी गैस होती है, उसका प्रमुख घटक कौन होता है? मैथेन होता है। क्या होता है? मैथेन। और एलपीजी के क्या घटक है? ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। याद हो गया क्या? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करेंगे? फुलरीन का। आणविक बेयरिंग में किसका प्रयोग करेंगे? फुलरीन का करेंगे। तो ये कार्बन के 3 प्रकार के अपरूप थे, क्रिस्टलीय अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। जो आपको इसकी बेसिक बातें हैं वो आपको याद कर लेनी है, जहां से प्रश्न बन जाते हैं। एक तो संरचना आप ध्यान में रखिएगा, कौन विद्युत का सुचालक कुचालक है और इसका उपयोग कहां करते हैं, ये बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप थे, कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट रेस से, या आप ऐसे लगा सकते हैं बहुलक। क्या लिखोगे? बहुलक। पॉलीमर, बहुलक। पॉलीमर, बहुलक किसको कहते हैं? बहुलक क्या होता है? आपने ट्रेन के डिब्बे देखे? ट्रेन के डिब्बे, गले में पहनने वाली माला देखिए, तो वो क्या है? एक तरह का बहुलक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ी संरचना, जो माला होती है उसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी संरचना बना लेते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी संरचना। छोटे छोटे अणु मिलकर, छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। अब ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो ये बहुलक है। छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, आप समझ सकते हैं बहुलक। पॉलीमर क्या है? पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का मतलब पॉली का अर्थ बहुत है और मर का मतलब इकाइयां, बहुत सी इकाइयां मिलकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, बहुलक कहलाएंगे। बहुलक के टाइप होते हैं अलग अलग। एक होता है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा होता है कृत्रिम बहुलक। आपसे पूछा जाए प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, फिर क्या आंसर करोगे? प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? सवाल पूछ लिया प्राकृतिक बहुलक कौन सा है,
आपसे सवाल पूछा कृत्रिम बहुलक कौन सा है, फिर क्या आंसर होगा? प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? जो सीधे प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। और इसमें आएगा प्राकृतिक रबड़। क्या आएगा? प्राकृतिक रबड़। ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रबड़ इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, सेलुलोज है कि नहीं? स्टार्च है, सेलुलोज है, प्राकृतिक रबड़ है, ये प्राकृतिक रबड़। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। आप नोट कर लेना, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ जान गए क्या? प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ की याद करना, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है? आइसोप्रीन का। ये कई बार पेपर में आया है सवाल। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है, यानी ये कम खींचता है। और इसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। जो सवाल बनता है, आपसे पूछा जाता है कि सल्फर युक्त रबड़ को किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं वल्कनीकृत रबड़। क्या कहते हैं? वल्कनीकृत रबड़। नोट करके लिखना, रबड़ की, इस लाइन को याद रखना, रबड़ की तनन सामर्थ्य, खींचने की सामर्थ्य, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, रबड़ को मजबूत बनाने के लिए, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, तो रबड़ की तनन सामर्थ्य मजबूती बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मजबूती के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। इस लाइन को याद रखना, सवाल पूछते हैं कई बार। सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर। और सल्फर युक्त रबड़ को क्या कहेंगे? वल्कनीकृत रबड़ कहेंगे। सल्फर मिलाया जाता है जिसे बोला जाता है वल्कनीकृत रबड़, जिसे क्या कहते हैं? वल्कनीकृत रबड़ कहा जाता है। ये लो जी, रबड़ की तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर जैसे पदार्थ को मिलाया जाता है, जिसको बोला जाता है वल्कनीकृत रबड़। आपसे सवाल किया जाता है कि वल्कनीकृत रबड़ में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सल्फर को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? सल्फर को। इसको मिलाते हैं तो इसकी तनन सामर्थ्यता बढ़ जाती है, ये मजबूत हो जाता है, कम घिसने वाला होता है। रबड़ जो होते हैं ना, वो टायर जो होते हैं ना, टायर देखा है ना आपने? यस, वो रबड़ के ही बनते हैं। टायर किसके बनते हैं? रबड़ के। नायलॉन होता है। रबड़ के पेड़ का नाम क्या होता है? रबड़ का पेड़ कौन सा है? यदि पूछा जाए कि रबड़ का पेड़ कौन सा है, तो क्या बताओगे? कौन सा होता है? रबड़ का पेड़ बताओ कौन सा है? रबड़ के पेड़ का नाम क्या होता है? हीविया ब्रासिलियंसिस। क्या होता है? हीविया ब्रासिलियंसिस। नोट कर लें आप, ब्रासिलियंसिस। हीविया ब्रासिलियंसिस, ये रबड़ का पेड़ है। ठीक है, हीविया ब्रासिलियंसिस रबड़ का पेड़ होता है। और बॉम्बिक्स मोराई जो होता है, वो सहतूत के पेड़ पर पाया जाने वाला कीट होता है। ठीक है, जो रेशम का निर्माण करता है। तो भाई ध्यान में रखिएगा, वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? सल्फर मिलाया जाएगा। क्या मिलाते हैं? सल्फर। और प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है, ये तो आया हुआ सवाल है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। और एक होता है संश्लेषित रबड़, दूसरा क्या है? संश्लेषित रबड़। जानते हो कौन से?
प्राकृतिक रेशा कौन सा है बताओ, चलो बताओ प्राकृतिक रेशा कौन सा है, इसका आंसर करो। प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? आपसे सवाल पूछ लिया निम्न में से प्राकृतिक रेशे कौन से, तो क्या आंसर होगा? प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं? अरे प्राकृतिक रेशे वही है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम रेशे वो होते हैं जिसको मनुष्य बनाता है। प्राकृतिक रेशा कौन सा है? कौन सा है? तंसु कहां है? सुनील कहां गया? प्राकृतिक रेशे बताओ। प्राकृतिक रेशे नहीं होते। कपास तो देख की, कपास, अरे कपास क्या कहते हैं इसको? ऊन, ये प्राकृतिक रेशा है। और क्या है? जूट है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। और बताओ, ऊन तो प्राकृतिक रेशा ही है, रेशम होता है। अच्छा चलो बताओ कृत्रिम रेशे कौन से हैं? आपसे पूछा जाए कृत्रिम रेशे, अरे प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और ये कृत्रिम रेशे ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मानव द्वारा। मनुष्य बनाता है इसको। और ये कौन कौन से कृत्रिम रेशे? आपसे कभी भी सवाल पूछ सकते हैं कृत्रिम रेशे कौन से हैं, सवाल आपसे पूछ सकते हैं प्राकृतिक रेशे कौन से हैं, तो प्राकृतिक रेशे तो ऊन होगी, कपास जिसको कहते हैं। कृत्रिम रेशे कौन से है? नाइलॉन। कौन सा है? नाइलॉन। नाइलॉन का धागा देखा है क्या? नाइलॉन का टायर देखा है? नाइलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में करते हैं। नाइलॉन की रस्सियां बनती है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सी जो होती है वो नाइलॉन की बनती है। किसकी बनती है? रे नाइलॉन की बनती है। वाह, नाइलॉन, रेयोन। ठीक है, तो नाइलॉन है, रेयोन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे होते हैं, ध्यान में रखना। नाइलॉन नहीं जानते? पैरासूट बनाने वाले ये सब हैं नाइलॉन के बनते हैं। पीवीसी, पीवीसी अलग है। पीवीसी के तो पाइप बनते हैं। पीवीसी क्या है? पीवीसी का मतलब है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये भी नोट कर लेना, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। पीवीसी होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और इसका उपयोग होता है पाइप बनाने में। उपयोग पूछा जाए पाइप बनाने में, पाइप होते हैं ना, पाइप। कुआ किसके? कुआ, कुआ देखा है ना, कुएं में पाइप जो होते हैं वो। हाँ, पीवीसी है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। एक होता है पान, ये क्या होता है? पान होता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पान, PAN, पेन कह दो, पान कह दो। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड, पेन या पान। पीवीसी जिसके पाइप बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो नाइलॉन और रेयोन ये किस प्रकार के रेशे होंगे? कृत्रिम रेशे। कपास किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक रेशा। आपने प्राकृतिक रबड़ जाना? टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन, एक नोट डाल के लिखना, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान पर, परिधान जानेंगे क्या? वस्त्र। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी है उनके वस्त्र पर कौन सी परत लगाई जाती है ताकि आग से उनको सुरक्षा मिले, आग नहीं लगे? बताओ, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? पता है क्या? अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड का, जो आग बुझाने में सहायक है, याद रखना। और आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर ध्यान में रखना, मेलामाइन की परत चढ़ाते हैं। किसकी चढ़ाते हैं? मेलामाइन की। किसकी परत चढ़ाते हैं भाई? मेलामाइन की, याद रखना, मेलामाइन की परत। और ये उनको आग से सुरक्षा प्रदान करती है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके वस्त्र पर किसकी परत चढ़ाते हैं? तो मेलामाइन की परत चढ़ाते हैं, जो इनको आग से सुरक्षा प्रदान करती है। एक पूछा गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन बताओ, इसका प्रयोग कहां करते हैं? टेफ्लॉन का टेफ्लॉन का प्रयोग कहां करते हैं भाई? नहीं पता? विनोद, कहां करते हैं टेफ्लॉन का प्रयोग? टेफ्लॉन का उपयोग बर्तन के हत्थे बनाने में करते हैं। कहां करते हैं रे? बर्तन के हत्थे बनाने में। बर्तन देखा है ना, पीछे जो हत्था बनता है किसका बनाया जाता है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक भी बता देते हैं, लो प्लास्टिक भी हो जाएगा आपकी इधर। प्लास्टिक लिख लो फिर। प्लास्टिक क्या है? आने वाला जमाना है प्लास्टिक का है। प्लास्टिक आजकल इसकी प्रत्येक वस्तु है वो प्लास्टिक ही बन रही है। प्लास्टिक, प्लास्टिक के दो प्रकार है, नोट कर लेना। प्लास्टिक के कितने प्रकार है? दो। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक। कौन सा होता है रे? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक सारे बता दिए, थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। अब आप जानते हैं प्लास्टिक क्या है। एक तो हो गया आपके थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या हो गया? थर्मोसेटिंग। ये प्लास्टिक के दो प्रकार है। क्या प्लास्टिक में भी प्रकार होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। प्लास्टिक के ये प्रकार ही है, और क्या? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अभी ये क्या होता है थर्मोप्लास्टिक? इसको यदि गर्म करें तो ये मृदुल हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और ठंडा करें तो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक देखे हैं आपने, जिसको गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। और ये वाले इसको गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं, ये होते हैं थर्मोसेटिंग। तो प्लास्टिक के दो प्रकार है, याद रखना। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको यदि आप गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? मुलायम। गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं? ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाएंगे? थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। चेक कर लेना प्लास्टिक, प्लास्टिक के सामान आपके पास में है। और थर्मोसेटिंग, इसको गर्म करेंगे तो और ज्यादा कठोर होंगे हैं? गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं, और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे प्लास्टिक जिनको हम निश्चित आकार में ढाल सकते हैं, और ऐसे प्लास्टिक जिनको हम निश्चित आकार में नहीं ढाल सकते हैं। कई बार करते हैं ना, प्लास्टिक में गरम करके उसको, देखा है क्या? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्मोप्लास्टिक है कौन कौन से। आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन, वो किस प्रकार का प्लास्टिक है? पॉलीथीन, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। पीवीसी, पीवीसी जान गए ना, पीवीसी जिसके पाइप बनते हैं, तो पीवीसी भी किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक है।
और एक इसके अलावा पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन जानते हो आप? पॉलीस्टायरीन आजकल टाइल और मार्बल्स में काम करते हैं, उपयोगी है। चाय के कप प्लास्टिक के आते हैं ना आजकल, नहीं आते हैं? उसमें चाय पीना हानिकारक है। तो ये ध्यान में रखना, 3 पी याद कर लो आप। कितने पी? 3। ये भी पी है, ये भी पी है और ये भी है, ट्रिपल पी। एक पी का मतलब पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टायरीन। पॉलीथीन तो आप सब जानते हैं, पीवीसी आप जानते हैं और ये पॉलीस्टायरीन हो गया। और थर्मोसेटिंग के बताओ इसके एग्जांपल, ये प्लास्टिक कौन से होते हैं थर्मोसेटिंग वाले? बैकेलाइट जो है ना, ये आपके सामने, ये लाइट वाला, ये स्विच, ये प्लास्टिक का ही बना है ना। ये किसका बनता है? थर्मोसेटिंग का। तो ध्यान में रखना, एक तो बैकेलाइट हो गया, और दूसरा बताओ, और बताओ, बेकेलाइट। और बेकेलाइट ये ध्यान में रखना, बेकेलाइट जिसके क्या बनाए जाते हैं? स्विच बनाए जाते हैं, स्विच, बिजली के स्विच। बिजली के जो स्विच है, ये बटन और ये दिख रहे हैं ना, ये थर्मोसेटिंग के होंगे, बेकेलाइट के बने। और बताओ और कौन से इसके अलावा? थर्मोसेटिंग खूब है याद करना। तो प्लास्टिक के 2 प्रकार होंगे, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग। रबड़ आपने जान लिया, रबड़ क्या है? रेसे आपने जाने, प्राकृतिक रेसे कौन से हैं, कृत्रिम रेसे कौन से हैं। और एक छोटी सी बात और बताते हैं, कल पूछा गया था, वो भी नोट कर लें आप, साबुन और अपमार्जक यहीं करवा देते हैं। साबुन, अभी समय है ना, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, इसी वाले चैप्टर में करवा देते हैं। चलो, साबुन क्या है? समय पड़ा है अपने पास 10 मिनट, उसका फायदा उठाएं। साबुन क्या होता है बताओ? साबुन, ये कुछ बचे हुए पार्ट हैं जो बच गए हैं लास्ट में ना। साबुन बताओ भाई, साबुन क्या होता है? और दूसरा होता है अपमार्जक। अपमार्जक, अपमार्जक जानते हो क्या? अपमार्जक, हाँ, अपमार्जक अपनी भाषा में इसको सरफ बोलते हैं, सरफ, डिटर्जेंट, वही है अपमार्जक। कहीं खारा जल आता है, खारा खारा पानी, उससे आपने नहाया है कभी? खारे पानी से नहाओगे तो आपके बाल है ना बंध जाएंगे एकदम, और उसमें साबुन लगाओगे तो और ज्यादा बंध जाएंगे। देखा है क्या? लेकिन उसी पानी में यदि आप डिटर्जेंट से नहा के चेक करना, खारे पानी में यदि आप डिटर्जेंट से नहाते हैं ना, तो आपके बाल है वो बंधेंगे नहीं। नहीं, लगाना ही नहीं चाहिए। अभी बताऊंगा, क्लास समाप्त होने दो, उसके बाद में बता दूंगा, ठीक है? क्या करना। साबुन, साबुन ध्यान में रखना, साबुन में किसके लवण होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के, जरूर ध्यान में रखना। साबुन क्या है? साबुन की बात लिख लेना, लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले साबुन में लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि साबुन में किस प्रकार के लवण होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। अरे NaO जानते हो ना आप? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही साबुन है, यही साबुन है, ठीक है? तो साबुन में होते हैं सोडियम और पोटेशियम के लवण। सोडियम जान गए आप, पोटेशियम जान गए, इनके लवण पाए जाते हैं। अपमार्जक में क्या होते हैं? इसमें भी ध्यान में रखना,
लंबी श्रृंखला वाले, दीर्घ लंबी श्रृंखला वाले अपमार्जक में क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं? अमोनियम सल्फोनेट के लवण होते हैं। किसके होते हैं? अमोनियम सल्फोनेट, अमोनियम सल्फोनेट के लवण होते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि अपमार्जक है उसमें किस प्रकार के लवण पाए जाते हैं, तो अपमार्जक में पाए जाते हैं अमोनियम सल्फेट के लवण। ठीक है जी। और साबुन में किस प्रकार के लवण होते हैं? एक तो सोडियम होता है और दूसरा होता है पोटेशियम। ये साबुन है और ये अपमार्जक है। अपमार्जक जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। दूसरी बात, क्या साबुन है वो कठोर जल में क्रिया करता है? क्या साबुन कठोर जल में काम करता है? साबुन कठोर जल में काम नहीं करता। खारे जल में आपने अभी देखा था। यह भी ध्यान में रखना, साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। साबुन है वो कठोर जल में कार्य नहीं करती। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, इसका ऑपोजिट है। ये साबुन है ना, ये अपमार्जक है, कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करते हैं। कठोर प्लस मृदु जल दोनों में कार्य करती हैं अपमार्जक। अपमार्जक कठोर जल में भी और मृदु जल में भी, जो सॉफ्ट पानी होता है, इन दोनों में काम करती है। जबकि साबुन है वो कठोर जल में काम नहीं करती, सिर्फ मृदु जल में ये काम करती है। आप नहा के चेक कर लेना कभी खारे पानी से, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। साबुन आपसे पूछा जाए साबुन में किस प्रकार के लवण पाए जाते हैं, तो साबुन में सोडियम और पोटेशियम के लवण होंगे। और ये अपमार्जक जो होते हैं इसमें किस प्रकार के लवण होते हैं? अमोनियम सल्फोनेट के लवण पाए जाते हैं। ये कठोर जल में काम नहीं करता, ये कठोर जल में काम करती है। ये केवल मृदु जल में काम करते हैं, वो दोनों में काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया साबुन और अपमार्जक। बहुत सारी बता दी बातें आपको, रेशे आपको बता दिए हैं। प्लास्टिक आपने पढ़ लिया। इसके अलावा हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, कार्बन के क्रिस्टल या अपरूप आपने पढ़े। अब लेंगे एक सवाल, एक प्रश्न लेते हैं, उसका आंसर आपको करना है। ले लें सवाल, बताओ फिर। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जिसका उपयोग सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में लो, बड़ा साक सवाल लिख दिया है। ये सवाल आपके सामने है, जो भर्तियों में पूछा गया है। इतना बड़ा नहीं, इसमें से ही पूछा गया प्रश्न है। बताओ, यदि आप बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, इसको यदि हम गर्म करें तो कौन सी गैस निकलेगी, आपको आंसर करके बताना है। बताओ देखें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग सोडे को आप यदि गर्म करते हैं तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है जिसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है? सोडा वाटर जैसे पदार्थों में इसका प्रयोग करते हैं। बताओ क्या आंसर होगा।
अरे बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है भैया? बेकिंग सोडा, ये एग्जाम में बनेगा इस बार प्रश्न। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं खाने का सोडा, क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा। कचौड़ी पकौड़ी बनाने में, पाव रोटी फुलाने में इसका ही तो प्रयोग करते हैं, करते कि नहीं? पेट की अम्लता को उदासीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। और बीच में यदि H लगाते हैं तो इसको बाई भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको आप पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तावन सोडा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिख दिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लीजिएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी जगह बाई भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? बाई, ये लो। तो ये बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। और यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न भी यही पूछा गया है कि यदि हम इसको गर्म करेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस निकल सकती है। बताओ कौन सी गैस निकलेगी? बताओ भैया कौन सी गैस निकलेगी इसमें से? एक ही तो गैस दिख रही है इसमें, कुछ गैस दिख रही है क्या आपको? कौन सी है? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसको यदि गर्म करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और इसी का प्रयोग कहां करते हैं? इसी का प्रयोग सोडा वाटर में करते हैं। और इसी का प्रयोग कहां किया जाता है? शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। और ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं रे? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा CO2। ये क्या है? ये ओजोन है। ये कौन सी गैस है? ये ओजोन है। इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, ऑक्सीजन है फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।